रिच डैड पुअर डैड अध्याय 4 अपने काम से काम रखो। 1974 में मैकडोनाल्ड के मालिक रे क्रॉक से आग्रह किया गया कि वे ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी में एमबीए की कक्षा में व्याख्यान दे। मेरा एक करीबी दोस्त कीथ कनिंघम वहां एमबीए कर रहा था। बहुत अच्छी और प्रेरणादायी चर्चा के बाद कक्षा खत्म हो गई और विद्यार्थी ने रे से पूछा कि क्या वे बियर के लिए उनके प्राइवेट बार में चलेंगे। रे तैयार हो गए। जब सब लोगों के हाथ में बियर आ गई तब रे ने पूछा, मेरा असली बिजनेस क्या है? कीथ ने कहा। हर कोई हंस पड़ा। ज़्यादातर एमबीए विद्यार्थी को लगा जैसे रे मजाक कर रहे थे। किसी ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए रे ने दोबारा यही सवाल पूछा, आप लोगों की नज़र में मेरा बिजनेस क्या है? विद्यार्थी दोबारा हंस दिए और आखिरकार एक बहादुर युवक ने जोर से कहा, रे, दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो यह नहीं जानता कि आप हैमबर्गर बिजनेस में हैं? रे हंस दिए। मुझे मालूम था आप लोग यही कहेंगे। वे एक पल के लिए रुके और उसके बाद उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा असली बिजनेस रियल एस्टेट है। कीथ ने कहा कि रे ने अपने नजरियों को समझाने के लिए काफी समय लिया। अपने बिजनेस प्लान में रे जानते थे कि बिजनेस का मूल्य लक्ष्य हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचना था, परंतु वे कभी भी हर फ्रेंचाइजी की लोकेशन को नहीं भूले। वे जानते थे कि रियल एस्टेट और उसकी लोकेशन हर फ्रेंचाइजी की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मूलतः वो आदमी जो फ्रेंचाइजी खरीद रहा था और रे क्रॉक के संगठन में फ्रेंचाइजी चेन का सदस्य बनता था, वह भी उस जमीन के लिए पैसे दे रहा था और उसे खरीद रहा था। आज मैकडोनाल्ड दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा अकेला मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज्यादा रियल एस्टेट है। आज मैकडोनाल्ड के पास अमेरिका और दुनिया में दूसरे देशों में सबसे कीमती चौराहे और नुक्कड़ है। कीथ ने कहा कि यह उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा सबक था। आज कीथ के पास कार धोने का बिजनेस है, परंतु उसका असली बिजनेस है कार धोने के गैरेज के नीचे का रियल एस्टेट। पिछले अध्याय के अंत में हमने यह बताया था कि ज्यादातर लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, बस अपने लिए काम नहीं करते। वे पहले तो कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, फिर टैक्स के कारण सरकार के लिए काम करते हैं और आखिरकार बैंक के लिए काम करते हैं, जो उनके मॉर्टगेज का मालिक होता है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास मैकडोनाल्ड का कोई फ्रेंचाइजी अकाउंटेंट नहीं था, परंतु मेरे अमीर डैडी ने माइक और मुझे वही सबक सिखा दिया था जो टेक्सास यूनिवर्सिटी में रे क्रॉक ने सिखाया था। यह अमीरी का रहस्य नंबर 3 है। रहस्य है, अपने काम से काम रखो। लोगों की जिंदगी में पैसे की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वे अपनी सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। कई लोगों के पास तो जिंदगी भर काम करने के बाद भी अपने लिए कुछ नहीं बच पाता। हमारी शिक्षा पद्धति आज के युवाओं में अकादमिक कुशलता विकसित करके उन्हें अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। उनकी जिंदगी उनकी तनख्वाह के चारों तरफ घूमती है, या जैसा पहले बताया जा चुका है, उनकी आमदनी वाले कॉलम में चारों तरफ। और ज़्यादा अकादमिक कुशलताओं को विकसित करने के बाद वे अपनी व्यावसायिक योग्यता को बढ़ाने के लिए और ऊंची शिक्षा हासिल करते हैं। वे इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, रसोई, पुलिस अफसर, कलाकार, लेखक इत्यादि बनने के लिए पढ़ाई करते हैं। उनकी व्यावसायिक योग्यता उन्हें काम करने और पैसा कमाने का मौका देती है, परंतु ध्यान रहे, वे पैसे के लिए काम करते हैं। आपके प्रोफेशन और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, आपका बिजनेस क्या है? और वे कहते हैं, मैं एक बैंकर हूँ। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वे बैंक के मालिक हैं, और सामान्यतः उनका जवाब होता है, नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने प्रोफेशन और अपने बिजनेस को एक ही समझ लिया है। उनका प्रोफेशन एक बैंकर का हो सकता है, परंतु उनका अपना बिजनेस कुछ भी नहीं है। रे क्रॉक अपनी प्रोफेशन और अपने बिजनेस के बीच के अंतर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उनका प्रोफेशन हमेशा वही था, वे एक सेल्समैन थे। एक समय वे मिल्क शेक के लिए मिक्सर बेचते थे और कुछ ही समय बाद वे हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने लगे। हालांकि उनका प्रोफेशन हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने का था, परंतु उनका बिजनेस आय दिलाने वाले रियल एस्टेट को इकट्ठा करना था। स्कूल के साथ एक समस्या यह है कि आप जो विषय पढ़ते हैं आप वही बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं। अगर आप ऑटो मैकेनिक का अध्ययन करते हैं तो आप मैकेनिक बन जाते हैं। जो पढ़ा जाए वही बन जाने में गलती यहाँ होती है कि लोग अपने काम से काम रखना भूल जाते हैं। वे अपना सारा जीवन दूसरों के काम पर ध्यान देने लगते हैं और इस तरह उनको अमीर बनाते हैं। आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए किसी आदमी को अपने काम से काम रखने की जरूरत है। आपका बिजनेस आपकी संपत्ति वाले कॉलम के चारों तरफ घूमता है, जो आपकी आमदनी वाले कॉलम के विपरीत होता है। जैसा पहले बताया जा चुका है, नंबर 1 नियम है यह जानना है कि संपत्ति
संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर होता है और इसीलिए हमें संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सभी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हमें यह बात सुनने में आता है, मुझे ज़्यादा तनख्वाह की ज़रूरत है, काश कि मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं एक बार फिर स्कूल जाकर कुछ और प्रशिक्षण लेने वाला हूँ ताकि मैं बेहतर नौकरी पा सकूँ, मैं ओवर टाइम करने वाला हूँ, शायद मुझे कोई पार्ट टाइम काम मिल जाए, मैं 2 सप्ताह में नौकरी छोड़ रहा हूँ, मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जिसमें तनख्वाह ज़्यादा है। कई समूह में ये समझदारी का विचार है, परंतु अगर आप रिक रॉक की बात समझ लेते हैं तो ऐसा करके आप अपने काम से काम नहीं रख रहे हैं। ये सभी विचार आपका पूरा ध्यान आमदनी वाले कॉलम पर केंद्रित किए हुए हैं और अगर अतिरिक्त धन का उपयोग आमदनी बढ़ाने वाले संपत्ति को खरीदने में किया जाता है तभी वो आदमी आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकता है। गरीब और मध्य वर्ग के ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पुरानपंथी होते हैं, यानी मैं जोखिम नहीं उठा सकता, यानी कि उनका कोई आर्थिक आधार नहीं होता। वे अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं, वे खेल को सुरक्षित तरीके से खेलते हैं। जब कंपनियों का आकार छोटे होने लगा तो लाखों करोड़ों लोगों को पता चला कि जैसे वे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते थे, यानी कि उनका घर, वे उन्हें जिंदा मार रहा है। उनकी घर नामक संपत्ति हर माह उनकी जेब से पैसे निकलवा रही थी। उनकी कार, उनकी दूसरी संपत्ति भी उन्हें जिंदा मार रही थी। गैरेज में रखे $1000 में खरीदे गए उनके गोल्फ क्लब अब $1000 में नहीं रह गए थे। नौकरी की सुरक्षा न होने के कारण अब वे उनके पास जीवन यापन का कोई आधार नहीं बचा था। उनके विचार में जो संपत्ति थी वे पैसे के संकट के समय में उनके कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी। मैं यह मानकर चल रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर ने मकान खरीदने या कार खरीदने के लिए बैंकर से लोन के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। नेटवर्थ खंड पर नज़र डालना हमेशा रोचक रहता है। यह रोचक इसलिए होता है क्योंकि इससे हम जान पाते हैं कि बैंकिंग और अकाउंटिंग में किन चीज़ों की संपत्ति माना जाता है। एक दिन कर्ज लेने के लिए मेरी माली हालत बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपने नए गोल्फ क्लब, मेरे आर्ट कलेक्शन, पुस्तकें, स्टोरेज, टेलीविज़न, कलाई की घड़ियाँ, जूते और दीगर चीज़ों का संपत्ति वाले कॉलम में लिख दिया। मेरे लोन के आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा निवेश रियल एस्टेट में था। लोन कमेटी को यह पसंद नहीं आया था कि मैं अपार्टमेंट हाउसेस से इतने पैसे कमा रहा हूँ। वे जानना चाहते थे कि मेरे पास एक सामान्य नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता हो। उन्होंने मेरे अरमानी सूट्स, गोल्फ क्लब या आर्ट कलेक्शन के बारे में कोई सवाल नहीं किए। ज़िंदगी कई बार कठिन हो जाती है जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। मैं हर बार चौंक जाता हूँ जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूँ कि उनकी नेटवर्थ $10 लाख है या $1 लाख है या ऐसा ही कोई और आंकड़ा। नेटवर्थ के सटीक न होने का एक खास कारण यह है कि जिस पल आप अपनी संपत्ति को बेचना शुरू करते हैं आपको प्राप्तियों पर टैक्स चुकाना पड़ता है। इतने सारे लोग अपने आप को पैसे के गहरे संकट में डाल लेते हैं जब उनकी आमदनी कम हो जाती है। पैसा जुटाने के लिए अपनी संपत्तियां बेचते हैं। पहले तो उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां सामान्यतः उस मूल्य से बहुत कम में बिकती है जो उनकी बैलेंस शीट में दिखाया गया है, या अगर संपत्ति को बेचने से कोई फ़ायदा होता है तो उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, तो एक बार फिर सरकार फ़ायदे से अपना हिस्सा ले लेती है और इस तरह कर्ज से उबरने के लिए जुटाई जाने वाली रकम को कम कर देती है। अपने काम से काम रखना शुरू कर दे, दिन की नौकरी को करते रहे परंतु असली संपत्ति को खरीदना भी शुरू कर दे, परंतु ऐसी दायित्व या व्यक्तिगत चीज़ों से बचे जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर लाते हैं उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। मेरा $400 का नया टाइटेनियम ड्राइवर खरीदने के कुछ ही मिनटों बाद $150 मूल्य का ही हो गया था। वयस्कों के लिए यही सही है कि अपने खर्च कम कर ले, अपने दायित्व को कम कर ले और मेहनत से ठोस संपत्ति का आधार बना ले। उन युवा लोगों को जिन्होंने अभी घर को नहीं छोड़ा, घर छोड़ने से पहले उन्हें संपत्ति वाले कॉलम को बनाने की प्रेरणा दी जानी चाहिए। इसके पहले कि वे घर छोड़े, शादी करे, घर खरीदे, बच्चे पैदा करे, खतरनाक आर्थिक स्थिति में फंसे, नौकरी को कसकर पकड़े रहें और हर चीज़ को उधार खरीदे। मैं बहुत सारे युवा दंपतियों को देखता हूँ जो शादी कर लेते हैं और अपने आप को एक ऐसे जाल में फंसा लेते हैं जिससे वे अपनी नौकरी के बहुत सालों तक कर्ज से बाहर नहीं निकल पाते। जब आखिरी बच्चा घर छोड़कर चला जाता है तब ज़्यादातर लोगों को यह एहसास होता है कि उन्होंने रिटायरमेंट की पर्याप्त तैयारी नहीं की है और वे थोड़ा पैसा अलग रखना शुरू कर देते हैं। फिर उनके अपने मम्मी डैडी बीमार हो जाते हैं और उन पर नई जिम्मेदारी आ जाती है। तो मैं आपको या आपके बच्चे को किस तरह की संपत्ति के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूँ। मेरी दुनिया में असली संपत्ति किस तरह की होती है? पहला, ऐसे बिजनेस जिसमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूँ परंतु उनमें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर
मुझे वहाँ काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह नौकरी होगी। दूसरा स्टॉक, तीसरा बॉन्ड, चौथा म्यूचुअल फंड, पांचवा आमदनी देने वाला रियल एस्टेट, छठा बौद्धिक संपदा जैसी संगीत, पटकथा, पेटेंट इत्यादि से मिलने वाली रॉयल्टी, और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ता है और जिसका बाजार तैयार है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने मुझे एक सुरक्षित नौकरी ढूंढने की सलाह दी। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसे संपत्ति को इकट्ठा करने की सलाह दी जिन्हें मैं पसंद करता था। अगर तुम इन्हें पसंद नहीं करते होगे तो तुम इनका ध्यान नहीं रख पाओगे। मैं रियल एस्टेट इसलिए इकट्ठा करता हूँ क्योंकि मुझे इमारतों और ज़मीन से प्यार है। मैं उनके लिए शॉपिंग करना भी पसंद करता हूँ। मैं सारा दिन उनको निहार सकता हूँ। जब समस्या आती है तो समस्या इतनी बुरी नहीं होती कि उन्हें के कारण रियल एस्टेट के लिए मेरा प्यार कम हो जाए। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से नफरत करते हैं उन्हें इसे नहीं खरीदना चाहिए। मुझे छोटी कंपनियों के स्टॉक से भी प्रेम है, खासकर नई कंपनी के स्टॉक से। इसका कारण यह है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, न कि कोई कॉर्पोरेट व्यक्ति। मेरी शुरुआती सालों में मैं बड़े गठबंधन में काम कर चुका हूँ, जैसे कैलिफोर्निया के स्टेट्स में, यूएस मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स कॉरपोरेशन में। मैंने इस संगठनों में बिताए गए समय का मजा लिया और मेरे पास कई सुखद यादें हैं, परंतु भीतर से मैं कंपनी में काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे कंपनी शुरू करना अच्छा लगता है, परंतु इन्हें चलाना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं जो शेयर खरीदता हूँ वे सामान्यतः छोटी कंपनियों के होते हैं, और कई बार तो मैं कंपनी शुरू करता हूँ और इसे सार्वजनिक बना देता हूँ, और मुझे यह खेल पसंद है। कई लोग कम पूंजी वाली कंपनियों से डरते हैं और उन्हें खतरनाक समझते हैं, और वे खतरनाक हैं भी, परंतु खतरा हमेशा कम हो जाता है अगर आप निवेश से प्रेम करते हैं, उसे समझते हैं और खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। छोटी कंपनियों के साथ मेरी रणनीति यह होती है कि एक साल में अपने शेयर बेच दिए जाएं। दूसरी तरफ मेरी रियल एस्टेट की रणनीति छोटी प्रॉपर्टी से शुरू करने की होती है, फिर मैं उन्हें यह छोटी प्रॉपर्टी को बेच के उससे थोड़ी बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता हूं, और इस तरह अपने फायदे पर टैक्स चुकाने से बचता रहता हूं। इससे प्रॉपर्टी की वैल्यू में नाटकीय बढ़ोतरी होती है। मैं सामान्य तौर पर रियल एस्टेट को 7 साल से कम समय अपने पास रखता हूं। वर्षों तक जब मैं मरीन कॉर्प्स और जेरॉक्स में काम करता था तब भी मैंने वही किया जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे सिखाया था। मैं अपनी दिन की नौकरी करता था, परंतु मैं अपने काम से काम भी रखता था। मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम में कुछ न कुछ करता रहता था। मैं रियल एस्टेट्स और छोटे स्टॉक्स भी खरीद फरोख्त करता था। अमीर डैडी ने हमेशा पैसे की समझ के महत्व पर जोर दिया था। जितनी अच्छी तरह मैं अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट को समझ सकता था, उतनी ही अच्छी तरह मैं निवेशों का विश्लेषण कर सकता था और आखिरकार खुद की कंपनी शुरू कर सकता था और उसे सफल बना सकता था, जब तक कि कोई पहले से ही ऐसा सोच न रहा हो। मैं किसी को अपनी कंपनी बनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता। मैं जानता हूँ कि अपनी कंपनी चलाने में कितना झंझट होता है, और मैं नहीं चाहता कि आप उस झंझट में फंसे। कई बार ऐसा भी समय आता है जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता और उसके लिए कंपनी शुरू करना एक समाधान होता है, परंतु सफलता के अवसर बहुत कम है। 10 में से 9 कंपनी 5 साल से डूब जाती है। पहले 5 साल में जो कंपनियां बची रहती हैं उनमें से 10 में से तो 9 कंपनियां बाद में बंद हो जाती है। और अगर आपकी पहले से ही अपनी कंपनी शुरू करने की इच्छा हो तो मैं इसकी सलाह दूंगा, अन्यथा अपने दिन की नौकरी करते रहे और अपने काम से काम रखे। मैं कहता हूं कि जब अपने काम से काम रखे तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा मजबूत बनाते रहे। एक बार इसमें $1 जाए तो वो बाहर नहीं निकल पाए। इससे इस तरह सोचे कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है तो वो आपकी कर्मचारी बन जाता है। पैसे के बारे में सबसे अच्छी चीज़ यह है कि यह हर दिन 24 घंटे काम करता है और ऐसी पीढ़ियों तक कर सकता है। अपनी दिन की नौकरी करते रहे, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करे, परंतु अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहे। जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है तब आप कुछ विलासिता की चीज़ खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर लोग विलासिता की चीज़ सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यवर्गीय लोग विलासिता की चीज़ें सबसे पहले खरीदते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अक्सर बड़े घर, हीरे, ज्वेलरी या नाव जैसी विलासिता की चीज़ इसलिए खरीद लेते हैं ताकि वे अमीर दिख सके। वे अमीर दिखते हैं, परंतु असल में वे उधार के दलदले में गहरे धंसते चले गए हैं। वे लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर है, वे अपने संपत्ति वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, फिर संपत्ति वाले कॉलम से न होने वाली आमदनी उनके लिए विलासिता की चीज़ें खरीद लेते हैं। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर विलासिता की चीज़ खरीदते हैं। सच्ची विलासिता असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन है। उदाहरण के तौर पर, जब मेरी पत्नी और मेरे पास हमारे अपार्टमेंट हाउसेज से अतिरिक्त पैसा आने लगा तो वह बाजार गई और अपने लिए मर्सिडीज खरीद लाई। इसमें जरा से भी मेहनत या जोखिम नहीं था, क्योंकि अपार्टमेंट हाउस के कारण उन्हें कार खरीदी थी।
परंतु इसके लिए 4 साल तक इंतजार करना पड़ा था। जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ रहा था और आखिरकार इससे इतना अतिरिक्त पैसा दिया गया कि कार खरीदी जा सके। परंतु मर्सिडीज की यह विलासिता दरअसल एक सच्चा पुरस्कार है, क्योंकि उसने यह साबित कर दिया था कि वो अपने संपत्ति वाले कॉलम को सही तरह से बढ़ाना जानती है। अब उसके लिए उस कार की कीमत सामान्य रूप से खरीदी गई कार से कहीं ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या विलासिता की कोई चीज़ खरीद लाते हैं। हो सकता है वे जिंदगी में उब चुके हैं या उन्हें सिर्फ एक नई खिलौने की ज़रूरत हो। कर्ज पर विलासिता की चीज़ खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज़ से चिढ़ने लगेगा, क्योंकि उसके कारण जो कर्ज लिया गया है वे एक भार बन जाता है। एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उनमें निवेश करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उनके जादू की छड़ी घुमा सकते हैं, जो अमीरों की सबसे बड़ी रहस्य है। यह रहस्य अमीरों को भीड़ से सबसे अलग रखता है, अपने काम से काम रखने का इनाम जो उसको उस राह पर चलने के लिए मिलता है जिस पर अमीर लोग चलते हैं। धन्यवाद।